अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अब हम परफोरेशंस ऑफ नेज़ल सेप्टम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लिनिकल पिक्चर कैसे प्रेजेंट हो रही होगी। अगर हम नेज़ल सेप्टम को इस तरह ओपन करके देखेंगे नोज़ को, तो अंदर से ऐसे हमें नेज़ल सेप्टम परफोरेटेड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से भी होगा और राइट साइड से भी होगा। इस टाइम आपको लेफ्ट साइड से नज़र आ रहा होगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड का क्या मतलब है, इस डायग्राम से हम देखते हैं। ये सेंटर में हमारा नेज़ल सेप्टम आ चुका हुआ है, तो यहाँ से भी फटा होगा हमारा नेज़ल सेप्टम और यहाँ से फटा होगा। एक रास्ता बना होगा लेफ्ट और राइट साइड के दरमियान में। ऐसे ही अगर डेविएटेड नेज़ल सेप्टम में देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा ये आ चुका हुआ है परफोरेटेड नेज़ल सेप्टम। अब हम देखते हैं कि इसकी कोजेस क्या हो सकते हैं, यानी कि एटियोलॉजी क्या हो सकती है। सबसे जो मेजर कोज है वो है ट्रोमेटिक परफोरेशंस, यानी कि कोई ट्रॉमा हुआ उसकी वजह से नेज़ल सेप्टम में परफोरेशन हो गई है। तो सबसे पहला जो हमारा कोज आ रहा है वो है SMR, जिसको हम सब म्यूकोजा रिसेक्शन ऑपरेशन कह रहे थे। तो ये हमारा सर्जिकल ट्रोमेटिक परफोरेशन होगी। ठीक है, SMR मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हम इसके अंदर सर्जरी कर रहे थे। मिसाल के तौर पर हमारा कार्टिलेज नोज का, उसके गिर्द हमारा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है कार्टिलेज का, इसको हम पेरिकोंडियम कह रहे थे। उसके गिर्द हमारा आ जाता है नेजल मिकोजा। ठीक है, उसके अंदर हम नेजल मिकोजा को रिमूव कर रहे थे, साथ में कनेक्टिव टिश्यू को रिमूव कर रहे थे। फिर इस साइड से भी इस तरह ही था। ठीक है, ये हमारी राइट साइड आ गई, ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई। दोनों साइडों से हमने कनेक्टिव टिश्यू और नेजल मिकोजा को रिमूव किया। फिर अंदर कार्टिलेज टेढ़ा मेढ़ा होता था, उसको हम सीधा कर रहे थे। DNS की सर्जरी है ये, डेविएटेड नेजल सेप्टम की। तो अगर हो सकता है कि हमने कार्टिलेज को भी काटा हो, बाद में उसकी इंसीजन ना बने हो सही तरीके से, कार्टिलेज पे अंदर से फटा रह गया, साइडें वाली जो ये थी हमने ये तो वैसे भी काटी हुई थी। ठीक है, तो एक परफोरेशन क्रिएट हो सकती है हमारे नेजल सेप्टम के अंदर, जिसको हम कहेंगे SMR की वजह से हुई है। दूसरी कोटराइजेशन हो सकती है, यानी कि हम किसी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इंटेंशनली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी कि हमारा मकसद हम डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। मोस्टली हम ये केमिकल्स के जरिए कर रहे होते हैं, या फिर गल्वेनो कोटरी कह रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, उसकी मदद से हम कर रहे होते हैं। और आगे हमारा गल्वेनो कोटरी, ठीक है, इसके जो कोना होता है इसके जरिए से ना हम परफोरेशन कर रहे होते हैं नेजल सेप्टम के अंदर। मोस्टली हम ना एपिस्टेसिस के केसेस के अंदर कर रहे होते हैं। मैं पढ़ाऊंगा कि हम क्यों कर रहे होते हैं, लेकिन इंटेंशनली हम, ज़ाहिर बात है, अगर नाक के अंदर सुराख कर रहे हैं तो वो भी इसके अंदर काउंट ही होगा। और नॉर्मली जो लोग कुछ ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, आप लोगों को पता है कि ये नेजल सेप्टम आ गया। ठीक है, सेंटर में सेप्टम आ गया, इसके अंदर सर्कल्स इस तरह पहनते हैं, वो रिंग्स ही होती है। ठीक है, मोस्टली जो इंग्लिश पीपल है वो पहनते हैं। तो यहाँ पे हमारे नेजल सेप्टम में सुराख होगा तो पहना जाएगा ना, तो उसको भी हम इसके अंदर परफोरेशन के अंदर ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं पैथोलॉजिकल परफोरेशन की तरफ। ठीक है, जिसमें सेप्टल एब्सेस आ जाएंगे। इतना गंदा एब्सेस बना के उसने हमारे कार्टिलेज को खा पी गया, कार्टिलेज खत्म हो गया, परफोरेशन होगी। दूसरा हो सकता है नेजल माइएसिस। नेजल माइएसिस क्या होता है कि ये मोस्टली देखा गया है जो पूरा हाइजीनिक लोग होते हैं ना, जिनकी हाइजीन अच्छी होती है, उनके अंदर होता है। जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह हो, फ्लाइज वगैरह हो, ठीक है, वो आके नोज़ के अंदर अपने अंडे दे दें। ठीक है, आपको पता हो गंदी जगह पे अंडे देते हैं, तो नोज़ एक गंदी जगह ही समझी जाती है अंदर अंदर वाली साइड से। ठीक है, तो वहाँ पे आके वो अपने अंडे दे दें, वो बाद में हैच हो जाएं, अंडे हैच हों, बीच में से लार्वे निकले, लार्वे आपके कार्टिलेज खा पी जाएं। ठीक है, तो कार्टिलेज के अंदर परफोरेशन हो सकती है। उसके अलावा हमारा हो सकता है राइनोलिथ या फॉरेन बॉडी नोज़ के अंदर है। इसका क्या मतलब है, अगर मिसाल के तौर पे हमारा कार्टिलेज आ गया, कार्टिलेज के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू आ गया, उसके ऊपर हमारी मिकोजा पाया जाता है, इसको हम नेजल मिकोजा कह रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई छोटी मोटी फॉरेन बॉडी है, ये मिकोजा नहीं, यहाँ पे म्यूकस निकला है, म्यूकस निकला है, म्यूकस ने फॉरेन बॉडी को कवर कर लिया हुआ है। अब ये जो म्यूकस है सूख चुका हुआ है, सूख गया है, क्रस्ट बन चुका हुआ है। अब होगा हमारा बॉडी रिएक्शन करेगी, बॉडी अंदर से कैल्शियम वगैरह भी यहाँ पे भेजेगी, इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, फॉरेन बॉडी कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, एक अच्छा खासा स्टोन बन जाएगा ये। तो ये स्टोन जब यहाँ पे प्रेशर डालेगा, आप कह लो कि कार्टिलेज वाली वाल के ऊपर प्रेशर डालेगा। ठीक है, कार्टिलेज के ऊपर प्रेशर डालेगा तो प्रेशर नेक्रोसिस हो जाएगी, प्रेशर की वजह से हमारा कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें परफोरेशन देखने को मिल सकती है। फॉरेन बॉडी आके अटकी, उसके वजह से राइनोलिथ बना, यानी कि स्टोन बना। ठीक है, उसकी वजह से हमारी परफोरेशन हो गई है। उसके बाद कुछ कंडीशन हो सकती हैं, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस कंडीशन, यानी कि गंदे वाली इन्फ्लामेशन हो जिनके अंदर, जैसा कि ल्यूपस इरिथेमेटोसिस हो गया। ठीक है, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है हमारी बॉडी का। ठीक है, उसके अंदर बहुत गंदी वाली इन्फ्लामेशन हो रही होती है। अगर हमारे वो नेजल सेप्टम की होगी तो नेजल सेप्टम खत्म हो जाएगा। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो गया, लेप्रोसी का इन्फेक्शन हो गया, सिफिलिस का इन्फेक्शन हो गया हमारे नेजल सेप्टम का, तो हमारा नेजल सेप्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके अंदर परफोरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा वैगनर्स ग्रैनुलोमा। ठीक है, वैगनर्स ग्रैनुलोमा ना मोस्टली इसके अंदर ना हमारी जो वेसल्स होती हैं उनकी इन्फ्लामेशन होती है, वास्कुलाइटिस कह रहे होते हैं। तो किसी भी टिश्यू को इन्वॉल्व कर सकता है। ग्रैनुलोमा है, ग्रैनुलोमा बन रहा है, यानी कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारी बॉडी के सेल्स के गिर्द जो हमारे अपने ही सेल्स हैं, जो हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, वो इकट्ठे हो रहे होंगे। क्या हो सकता है, ये हमारे लंग्स के अंदर बन सकता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बन सकता है, वेसल्स के अंदर बन सकता है। ठीक है, अगर हमारा ये नेजल सेप्टम पे बन जाता है, मिसाल के तौर पे हमारा नेजल सेप्टम था, ठीक है, उसके ऊपर आके ना ग्रैनुलोमा बन गया हुआ, हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ चुके हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आके जमा हो गए हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल्स जमा होंगे तो वहाँ पे नेक्रोसिस भी होगी, आपको पता है। नेक्रोसिस होगी तो नेक्रोसिस के बाद डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी हमारे कार्टिलेज की, डिस्ट्रक्शन होगी तो हमारा रास्ता बन जाएगा, परफोरेशन हो जाएगी हमारे नेजल सेप्टम के अंदर वैगनस ग्रैनुलोमा की वजह से। नेक्स्ट कुछ कॉजेज हो सकते हैं ड्रग्स वगैरह या फिर केमिकल्स वगैरह नोज के अंदर लिए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम स्टीरॉयड यूज़ करते हैं नेजल एलर्जी के लिए। नेजल एलर्जी के पेशेंट होते हैं उनको हम स्टीरॉयड स्प्रे दे रहे होते हैं।
ताकि जो आपको पता है इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पे नहीं आते जहाँ पे स्टीरॉइड्स हों, तो नोज़ के अंदर स्टीरॉइड स्प्रे करने के लिए देते हैं। अगर पेशेंट एक्सेसिवली स्प्रे करेगा ना, उसकी वजह से उसका नेज़ल मिकोजा होगा ना, वो सूख जाएगा। नेज़ल मिकोजा सूख जाएगा तो नेज़ल मिकोजा ही तो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर था, नेज़ल मिकोजा सूख गया तो अंदर कार्टिलेज भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, तो परफोरेशन हो जाएगी। कुछ केसेस हो सकते हैं जिनके अंदर जैसे कोकेन एडिक्ट्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। कोकेन का MCQ आ जाता है अक्सर औकात। कोकेन एडिक्ट्स जो मतलब कोकेन को नाक से खींचते हैं, ठीक है, तो कोकेन भी हमारे टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करता है, तो जो हमारा सेप्टम है वो कोकेन की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसके अलावा जो कुछ फैक्ट्रीज में काम करते हैं लोग, जैसे क्रोमियम प्लेटिंग होगी, डाइक्रोमेट हो गया, सोडा ऐश हो गया, एर्सेनिक प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे हमारे नेजल सेप्टम के लिए डिस्ट्रक्टिव हैं। जैसे ही वो पेशेंट, जारी बात है, वहाँ पे फैक्ट्री में रह रहा है तो सांस भी तो लेगा, वो प्रोडक्ट्स उसके वहाँ पे नेजल सेप्टम से गुजर के जाएंगे, तो अगर वो गुजर के जाएंगे वहाँ पे हमारे नेजल सेप्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे तो परफोरेशन हो सकती है। उसके अलावा कुछ आइडियोपैथिक कॉजेज भी होते हैं, यानी कि पेशेंट प्रेजेंट किया, ना ही कोई ट्रॉमा है, ना ही कोई प्रीवियस डिजीज़ है जिसकी वजह से उसके नेजल सेप्टम में परफोरेशन हो सके। कुछ अननोन ही कॉज है जिसको हम कहेंगे आइडियोपैथिक कॉज है, जिसकी वजह से परफोरेशन हो चुकी है ये नेजल सेप्टम के अंदर। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? क्लिनिकल फीचर डिपेंड करते हैं कि जो अंदर सेप्टम के अंदर परफोरेशन मान रही है उसका साइज़ क्या है। अगर स्मॉल साइज़ परफोरेशन है, ठीक है, तो उसका ये होगा कि विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होगा जब पेशेंट सांस लेगा, यानी कि इंस्पायर करेगा या एक्सपायर करेगा। मैंने आपको बताया था कि हमारा नेजल सेप्टम है, उसके अंदर ये परफोरेशन बन रही है, तो यहाँ से अगर सांस बाहर निकाल रहा है तो यहाँ से आवाज़ होगी, यहाँ से गुजरेगी, ठीक है, तो एक आवाज़ प्रोड्यूस होगी। जब उसने सांस ली हो तो यहाँ से यहाँ पे भी हो सकती है, तो जब वो अपना पाथवे चेंज करेगी तो एक आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा स्मॉल परफोरेशन केसेस के अंदर। अगर लार्ज परफोरेशन है तो उस केसेस के अंदर ना क्रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। आपको पता है लार्ज परफोरेशन तब ही होगी ना जब एक एक्टिव डिसऑर्डर है, फैलता जा रहा है, परफोरेशन बड़ी होती जा रही है। जब एक्टिव डिसऑर्डर चल रहा है तो यहाँ पे आपको पता है पानी भी निकलेगा, पस भी निकलेगी, डिफरेंट मटीरियल्स निकलेंगे, वो एट द एंड सूखते जाएंगे, इसके ऊपर क्रस्टिंग होती जाएगी, यानी कि पापड़ी सी बनती जाएगी। वो अगर हमारा नेजल मिकोजा यहाँ पे पापड़ी बनती जा रही तो हमारे वो नोज़ को ऑब्स्ट्रक्ट भी करेंगी, ये नोज़ का ये रास्ता है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट भी करेंगी। इवन कि अगर पेशेंट उसको खुद ब खुद रिमूव करने की कोशिश करता है, पकड़ के खींचते है क्रस्ट को, तो बहुत सीवियर ब्लीडिंग होगी। आपको पता है जो अंदर हमारा नेजल मिकोजा है वो सारा का सारा हैवीली ब्लड स्प्रेड होता है, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, एपिस्टेसिस होना शुरू हो जाएगा लार्ज परफोरेशन केस के अंदर। अब देख लेते हैं ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट ना आप लोगों ने हमेशा एक अटैम्प्ट ज़रूर करनी है, पहले के फाइंड करना है कि कोज क्या है। ट्रोमेटिक कोज तो इजीली फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर पैथोलॉजिकल केस फाइंड करना है या फिर ड्रग्स का या केमिकल्स का फाइंड करना है तो आप लोगों ने उसकी सबसे पहले बायोप्सी करवानी है। अगर कोई ग्रेनुलेशन टिश्यू है यानी कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह हैं उनको निकालो, उसकी बायोप्सी करवाओ, या फिर जो हमारा परफोरेशन बन रही है ना उसके एजेस है ना, यहाँ से थोड़ा सा मटेरियल रिमूव करो, ठीक है, वो बायोप्सी के लिए भेजो। एक्जैक्टली पता चले हमें कोई ड्रग है, कोई केमिकल है या फिर कोई पैथोलॉजिकल कॉज है, फिर ही हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे ना, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई स्मॉल परफोरेशन है, कोई छोटी सी परफोरेशन है, वो डिजोल्व हो चुकी है, वो फैल नहीं रही, वहीं की वहीं खत्म हो गई है, विस्लिंग साउंड आ रहा है, तो उसको हम बंद कर सकते हैं किसी भी प्लास्टिक फ्लैप के साथ। प्लास्टिक फ्लैप लगा के तो परफोरेशन को बंद कर दो। उसके अलावा लार्ज परफोरेशन है तो उसके अंदर क्रस्टिंग हो रही, मैं आपको बता चुका हूँ, तो क्रस्टिंग से बचाना है। क्रस्टिंग से हम कैसे बचा सकते हैं? कोई अल्कलाइन सोल्यूशन वगैरह तो पेशेंट को दे देना है कि वो रुई पे लगा के तो उसके ऊपर लगाए, उसकी वजह से क्रस्टिंग नहीं होगी। या फिर कोई ब्लेंड ऑइंटमेंट्स दे दो, यानी कि कोई लोशन वगैरह दो, जैसे हम खुश्क स्किन के ऊपर लोशन लगाते हैं तो क्रस्टिंग नहीं होती, तो ऐसे ही अगर हम उसको नोज में लोशन वगैरह लगाने के लिए देंगे तो क्रस्टिंग नहीं होगी, तो वो डिसऑर्डर आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं, मतलब वो पेशेंट खींचेगा नहीं, एपिस्टेसिस वगैरह नहीं होगी। सर्जरी तो एट द एंड हमें करनी पड़ेगी। और कुछ केसेस के अंदर ना हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इसको हम सिलास्टिक बटन कह रहे हैं। थिन सिलास्टिक बटन होता है, जैसे नलकी नहीं होती, ऐसे होता है, ये हमारा नोज के अंदर चले जाता है जहाँ पे हमारा सुराख है। ये मैं आपको दूसरी डायग्राम समझाता हूँ, ये आपको बटन समझ आ गया, सिलास्टिक बटन, ये इस तरह हम प्लेस कर देते हैं। ये हमारी सेंटर में परफोरेशन थी, ठीक है, ये हमने बटन प्लेस कर दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही बटन प्लेस हो जाएगा, तो आपको पता है परफोरेशन बंद हो चुकी हुई है। दैट्स ऑल फॉर द परफोरेशन ऑफ नेजल सेप्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्यूट एंड क्रोनिक राइनाइटिस पढ़ते हैं।